कि आने वाली 25 फरवरी को पूरे देश के लोग दिल्ली के मंडी हाउस पर इकट्ठा होकर इस देश के पीएमओ ऑफिस का घेराव करेंगे और घेराव करने के बाद हम एक ज्ञापन देश के राष्ट्रपति को देंगे ताकि इस देश में आने वाला लोकसभा का 2024 का चुनाव ईवीएम से न करा करके बैलेट पेपर से कराया जाए। और जो आने वाली 31 जनवरी को बामसेफ के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो घेराव हो रहा है, उस घेराव का हम समर्थन करते हैं और हम सारे साथी पूरी ताकत के साथ उसमें शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं सहित पूरे देश के लोगों से आह्वान करते हैं कि 31 जनवरी को वो लोग दिल्ली में उस मुहिम में शामिल हो ताकि बैलेट पेपर को वापस लाया जा सके। इसलिए सरकार और इलेक्शन कमीशन किसी सूरत में नहीं चाहते कि यह चुनाव बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से ना हो। इसीलिए इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है और इसीलिए सरकार सीना ठोक के कह रही है कि इस बार 400 के पार। मोदी जी ने तो कहा कि इस बार सारी सीटें जीत के लाएंगे, 543 की 43। हजार 24 को दिल्ली में ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकतंत्र के चौथे सच्चे और अच्छे प्रहरी, जिनके माध्यम से पूरा देश ज्वलंत समस्याओं को देख रहा है, तमाम साथियों का दिल की गहराई से स्वागत है। आप लोगों को हर 2 दिन बाद बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बुलाते हैं क्योंकि रोजाना नए नए तथ्य निकल करके आ रहे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है, कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं इस ईवीएम के मैटर्स को लेकर के, ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के और जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट्स हैं उनके माध्यम से लेकर के। हमारे तमाम साथी यहां पर मौजूद हैं और इन तथ्यों को दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी और सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च वकील जो हैं भानु प्रताप सिंह, ये आपको बताएंगे। डीएन सिंह, बलराज मलिक साहब, हिजम सिंघा साहब, तमाम अलग अलग विषयों पर आपसे बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ 1 या 2 बातें बताना चाहूंगा। नंबर 1 ये कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने देश की जनता से ये निवेदन किया था कि जो मिस कॉल नंबर हमने जारी किया था, उस मिस कॉल के नंबर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से बहुत सारे लोगों की कॉल उसमें रजिस्टर नहीं हो पा रही थी। वो जो उसमें टेक्निकल फॉल्ट था वो हमने दूर कर दिया है और अब उसका रिकॉर्ड पिछले 4 दिन से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, वो बहुत जबरदस्त आ रहा है। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डेली लाखों टेलीफोन प्रतिदिन के हिसाब से इसमें आ रही है, जिससे ये साबित होता है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से देश की जनता जो भी तथ्य हमने उनको रखे हैं, जनता आंदोलन के लिए सड़क पर आने के लिए तैयार हो चुकी है। आप लोगों को यह भी बताना जरूरी है कि देश के जितने भी प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों की राजधानियों के अंदर बड़े प्रोग्राम के आयोजन की कुछ घोषणाएं हमने पहले करी थी और वहां की जनता खुद अपने यहां बड़े बड़े प्रोग्राम करने के लिए रोज हमें सैकड़ों टेलीफोन रोजाना कर रही है। लेकिन जब हम वहां पर जाएंगे, 28 तारीख से शुरुआत हो रही है राजकोट से, राजेंद्र पाल गौतम साहब वहां पर जाएंगे और वहां से फिर लगातार हर प्रदेश की राजधानियों में प्रोग्राम आयोजित होंगे। तो निश्चित रूप से देश की जनता ये जानना चाहती है कि जो ये प्रोग्राम सभी प्रदेशों में हो रहे हैं, इनका लास्ट में क्या निचोड़ निकलेगा। जैसा आपको विदित भी है कि आने वाली 31 जनवरी को भी यहाँ पर एक दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है एक संगठन के माध्यम से। ठीक उसी तरीके का बड़ा प्रोग्राम पूरे देश की राजधानियों में आयोजित करने के बाद जो हमारी टीम ने घोषित किया है, जो निर्णय लिया है, आने वाली 2024 की 25 फरवरी दिल्ली के अंदर पूरे देश के लोगों को आह्वान किया जाएगा दिल्ली में कूच करने के लिए और हम लोग मंडी हाउस पर इकट्ठा होंगे और वहां पर इकट्ठा होकर के
हम पीएमओ हाउस का घेराव करेंगे। पीएम हाउस का घेराव करने के बाद उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय को इस ईवीएम को हटाने का एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और उनसे निवेदन किया जाएगा कि 2024 लोकसभा के चुनाव की नोटिफिकेशन होने से पहले सरकार इस पर संज्ञान ले और ईवीएम से चुनाव न कराने की सरकार घोषणा करे। चुनाव आयोग को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए निर्देशित करे। तमाम तरीके की चीजें बीच में घटनाक्रम होंगे, फिर हम आपको बुलाएंगे। तो जो नए नए तथ्य, ये एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी सूचना थी कि आने वाली 25 फरवरी को पूरे देश के लोग दिल्ली के मंडी हाउस पर इकट्ठा होकर इस देश के पीएमओ ऑफिस का घेराव करेंगे और घेराव करने के बाद हम एक ज्ञापन देश के राष्ट्रपति को देंगे ताकि इस देश में आने वाला लोकसभा का 2024 का चुनाव ईवीएम से न करा करके बैलेट पेपर से कराया जाए। अब जो तथ्य निकल करके आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं, उनको सिलसिलेवार बताया जाएगा और आपके चैनल के माध्यम से जब देश की जनता तक वो तथ्य जाएंगे तो निश्चित रूप से जो अब तक उत्तेजना, जो अब तक उद्वेलित हुआ है समाज और लोग सड़कों पर आए हैं, तो लोगों को जागरूक होने में और ज्यादा सफलता इसमें मिलेगी। तो मैं अपने सीनियर साथी दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी से निवेदन करूंगा कि जो चीजें उन्होंने स्टडी की है, जो नई चीजें निकल करके आई हैं, वो आए और चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताएं कि ऐसे कौन से तथ्य हैं जो चौंकाने वाले तथ्य आज आए हैं, जिनकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमें आयोजित करनी पड़ी। तो राजपाल गौतम जी अपनी बात को रखेंगे आपके बीच में बैठ। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया उसके लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और साथ ही साथ बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब को भी भारत रत्न दिया जाए इसकी मांग करता हूं। और जो आने वाली 31 जनवरी को बामसेफ के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो घेराव हो रहा है, उस घेराव का हम समर्थन करते हैं और हम सारे साथी पूरी ताकत के साथ उसमें शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं सहित पूरे देश के लोगों से आह्वान करते हैं कि 31 जनवरी को वो लोग दिल्ली में उस मुहिम में शामिल हों ताकि बैलेट पेपर को वापस लाया जा सके। इसके साथ साथ आज कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमारे सामने आए हैं, जो हमने बारीकी से अध्ययन किया ईवीएम के बारे में। अध्ययन करने के बाद जो चीजें सामने आई हैं, हम तो समझते थे कि सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया जाता है उसको बनाने का जो काम कर रहा है वो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी में एमिनेंट प्रोफेसर हैं आईआईटी के। उन आईआईटी के प्रोफेसर हैं जिस आईआईटी के अंदर देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जो बच्चे आईआईटी कर रहे होते हैं उनके साथ उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं और वो बच्चे कई बार सुसाइड करते हैं। तो जहां इस तरह के जातिवादी मानसिकता वाले प्रोफेसर हैं, जहां जानबूझ के उन बच्चों को इंटरनल एग्जाम में कम नंबर दिए जाते हैं, फेल किया जाता है, उनको डिमोरलाइज किया जाता है, और ऐसे प्रोफेसर्स, ऐसे एमिनेंट प्रोफेसर्स उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हैं और वो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ही है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। और जो ये ECIL और BEL है, ये तो हार्डवेयर बनाती है, ये तो उसको असेंबल करती है। तो हमें जो बाकी तथ्य पता लगे वो ये पता लगे हैं कि जो कंट्रोल यूनिट है उसका सॉफ्टवेयर टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाती है और वो कमेटी उस सॉफ्टवेयर में ही ये तय कर देती है किसको जिताना है। ये टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के हाथ में है। अगर टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी पहले से ही विन ओवर कर ली जाए, उनको खरीद लिया जाए या किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस में ले लिया जाए, तो जब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर में ही अगर वो चाहे तो ये तय कर सकते हैं कि किसको जिताना है। लेकिन इसको जिताने का खेल
जो सबसे बड़ा खेल है वोट बिना टाइमर के संभव नहीं है। इस मशीन के अंदर, ईवीएम के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर बकायदा एक टाइमर लगा हुआ है जिसमें पूरा टाइम डेट दोनों चीज होती है, और अगर टाइम और डेट ना हो तो वो गड़बड़ करना मुश्किल है। मैंने इसको बड़े बारीकी से पढ़ा है और उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, कैलकुलेटर का काम करते तो इसमें टाइमर की जरूरत क्या है। क्योंकि जब वोट पड़ता है तो बकायदा किस वक्त वोट चालू हुआ पड़ना, कब वोट पड़ना खत्म हुआ, टोटल कितना वोट हुआ, उसका बकायदा पेपर पे भी मैनुअल तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है। तो उस मशीन के अंदर टाइमर की आखिर जरूरत क्या है, उसमें क्लॉक की जरूरत क्या है। और वो ऐसा टाइमर है जिसको वोटर नहीं देखता, वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जिसके हाथ में कंट्रोल यूनिट होती है केवल वो देखता है। क्योंकि जो वोटर है वो तो सीधा जाके जो कीबोर्ड है, जो बैलेट यूनिट है, वो तो जाके सिर्फ वहां बटन दबाता है। और बैलेट यूनिट में कोई नंबर नहीं होता, उसके अंदर ABCD होते हैं। और अगर कैंडिडेट जेड से ज्यादा नंबर तक खड़े हो जाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसे कर रखा, चूंकि फिर गड़बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए फिर वो 2 मशीनें लगाने से भी काम नहीं चलेगा। उसके बाद वो क्या करते हैं कि बैलेट से चुनाव होगा, यानी जो लेटर है इंग्लिश के A से Z तक, अगर उस लेटर से ज्यादा संख्या में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अगर आ गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव फिर ईवीएम से नहीं होता, बैलेट से चुनाव होता है। तो सारा खेल ही है, क्योंकि वो जो बैलेट यूनिट है वो उसमें केवल A से Z तक के नंबर के जितने कैंडिडेट खड़े हैं वो नंबर डलता है, 1 2 3, एक दबाया तो वो कंट्रोल यूनिट को इंफॉर्मेशन बैलेट यूनिट देती है, और वो ABCD इस तरीके से उसमें मार्किंग होती है। तो वो A दबाया तो A का सूचना उसको देगा कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट में वो दर्ज हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो उसके बाद जब लोग अपना नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं उम्मीदवार, और नॉमिनेशन विड्रॉ होने की डेट के बाद उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंजीनियर्स, जो कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी आदमी हो, वो कोई प्राइवेट टेक्निकल एक्सपर्ट भी हो सकता है, वो हायर किया हुआ आदमी भी हो सकता है, वो आकर वो उस मशीन के अंदर, चूंकि उसमें एक मेमोरी होती है, और दूसरा जो 2 चीज जो वो करता है वो होता है टाइम फाइल बनती है और एक कैंडिडेट फाइल होती है। वो जो एक्सपर्ट आता है जो चुनाव की डेट से एकदम पहले, जब विड्रॉ की डेट खत्म हो जाती है और फाइनल हो जाता है कितने उम्मीदवार किस किस पार्टी के चुनाव मैदान में बचे हैं, उसके बाद जो मशीन में वो डालते हैं, वो एक तो टाइम फाइल डालते हैं और एक कैंडिडेट फाइल डालते हैं, ताकि किसको वोट दिया जा रहा वो उसमें आ सके। लेकिन असली बात जो है वो सॉफ्टवेयर जो उधर डिजाइन किया गया टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी में, और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी को अगर इन्फ्लुएंस कर दिया गया और उसने अगर वहीं तय कर दिया किसको जिताना, चूंकि ये विश्वास कहां से आता है कि इस बार 300 से ज्यादा जीतेंगे, इस बार 400 से ज्यादा जीतेंगे, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस से वही कह सकता है जिसको पता है कि उसने इन्फ्लुएंस करके टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से उसके अंदर सॉफ्टवेयर वो डेवलप करवा दिया है कि उन्होंने उस पार्टी को इतने चुनाव में इतने वोटों से जिताना है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर एक कैंडिडेट ने, बीजेपी के कैंडिडेट ने, उसने पहले ही बता दिया मुझे इतना बीजेपी को वोट मिलेगा, इतना उसको मिलेगा, और जब रिजल्ट आया तो वो बाकी उतना ही निकला, थोड़ा बहुत वोट का अंतर था। तो इससे सारे ये समझ लीजिए कि जो आम वोटर का भरोसा है, जिस वोटर के भरोसे को कायम करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, तो वो जो वोट की उसकी चोरी हो रही है और उसको बिल्कुल डाउट उसका पक्का होता जा रहा है कि चुनाव के माध्यम से उनके वोट की चोरी हो रही है, उसको उस पर भरोसा नहीं पैदा हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी तो इनकी है। और दूसरा डाउट इसलिए और ज्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे दी कि इलेक्शन कमीशन का गठन कि 3 जो सदस्य कमेटी होगी, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक अपोजिशन के लीडर होंगे और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन माननीय मोदी जी ने संसद के माध्यम से एक कानून लाकर उसको बदल दिया, और अब उस 3 सदस्य कमेटी में 2 सदस्य केंद्र सरकार के हो गए, एक प्रधानमंत्री जी हो गए और एक उनके लॉ मिनिस्टर हो गए, एक लीडर अपोजिशन हो गए। यानी जिसको इलेक्शन कमिश्नर वो बनाना चाहेंगे वो उसको बनाएंगे, और वो उनके इन्फ्लुएंस का आदमी हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम निवेदन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से
देश के राष्ट्रपति जी से कि वो इसमें संज्ञान लें, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और उनके कंपेनियन जजेस से भी हम निवेदन करते हैं कि वो इस पर संज्ञान ले और उस व्यवस्था को कायम करें, और जो ये कानून लाया गया संसद के द्वारा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें। अब मैं चाहूंगा, क्योंकि जो आरटीआई से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारी सच्चाई हमारे भानु प्रताप सिंह जी एडवोकेट लेके आए, वो रखें। उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में आसाम के एक डाटा आप देखें जिसकी वजह से डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें आसाम के दीमा हसाओ जिले में एक बूथ पर थे केवल 90 वोट, 90 मतदाता थे, लेकिन ईवीएम में वोट पड़े 171, और उसने फिर चुनाव आयोग के 5 अफसर सस्पेंड किए इलेक्शन कमीशन ने। फिर कैसे भरोसा करें ऐसे ईवीएम पर। और दूसरा डाटा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, वहां बसपा के कैंडिडेट खड़े हुए, वहीं उनके रिश्तेदार रहते थे, घर वाले रहते थे, लेकिन उस खुद अपने उनके बूथ से उनको एक भी वोट नहीं मिला, उनका खुद का वोट कहां गया। तो ये सारे डाटा जो हमारे पास आ रहे हैं जगह जगह से, उससे बात साबित हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों इतना जिद्दी हो गया है, क्यों वो ईवीएम से चुनाव कराने पे क्यों आमादा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं इस बार 400 पार आएंगी। उन्हें इतना भरोसा कैसे है जबकि उन्होंने कोई काम ऐसे नहीं किया। और इसके साथ साथ लास्ट में एक बात कहूंगा, ये सब लोग जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा हुआ, कभी कोई सा मुद्दा लाते हैं, ये सब एक माइंड सेट बनाने के लिए, ताकि जो खेल ये खेल रहे हैं उस खेल को वो उसके द्वारा कवर किया जा सके, इसलिए ऐसा खेल चलाया जा रहा है। अब मैं निवेदन करूंगा भानु जी से वो आए और जो आरटीआई से सूचना लेके वो जिस नतीजे पर पहुंचे वो आपके सामने रखेंगे। भानु जी। थैंक यू राजेंद्र जी। सभी मेरे साथियों का जो मीडिया के इस देश में आज की तारीख में जनता की आवाज है, लोकतंत्र का सच में चौथा स्तंभ है, उन सभी मीडिया के साथियों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। अच्छा एक सूचना और दे दूं कि ये सॉफ्टवेयर में जो डाला जाता है उसके पहले, चुनाव से पहले आपने देखा होगा वो मॉक पोल भी करवाते हैं। तो वो जो टाइमर इसलिए काम आता है कि किस वक्त वोट को स्वैप करना है, उससे पहले वो खूब दिखाएंगे, सारे पार्टी को भी डाल के देख लो वोट, उससे पहले वो काम नहीं करता, उससे पहले जो डालेंगे उतना ही दिखाएगा। वोट पड़ने के जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन की रात को 12 बजे के बाद, यानी टाइम उसमें सेट कर दिया, इसलिए टाइमर लगाते हैं कि किस वक्त उसमें स्वैप का डालना है और कब कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में स्वैप किया जाएगा, ये सारा खेल उस वक्त कर दिया जाता है। इसीलिए मशीन को जब पब्लिक को दिखाएंगे, देखो वोट डाल के देख लो, जितना आप डाल रहे वही निकल रही है। मॉक पोल भी कराएंगे, मॉक पोल में भी वो आएगा, क्योंकि असली खेल सॉफ्टवेयर में डाला गया है, किस टाइम आपकी वोट को स्वैप करना है, किस पार्टी के जिसको ज्यादा मिली है, कितना किसको पहुंचानी है, वो खेल उस वक्त तय हो जाता है। धन्यवाद। मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आपको ध्यान होगा हमने आपसे कहा था कि 24 तारीख को हम एक खुलासा करेंगे, और हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम बताएंगे कि ये ईवीएम का जो सारा खेल है ये क्यों बनाए रखना चाहते हैं, इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, ये मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया था। जो पीछे 2 दिन पहले जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो कुछ साथी बड़ा आग्रह कर रहे थे कि आज ही बता दो, उस दिन क्या खुलासा है, आज ही बता दो। पर हर बात का एक समय होता है, एक तरीका होता है, और हमारी लड़ाई किसी आम आदमी से नहीं है, किसी अनपढ़ से नहीं है। हमारी लड़ाई बहुत पढ़े लिखे लोगों से है और बहुत मजबूत, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में सब कुछ है, जो चाहे कर दे, उनसे हमारी लड़ाई है। तो लड़ाई फिर सबूतों के साथ ही लड़ी जा सकती है, कागजों से लड़ी जा सकती है। और मैंने आपको कहा था कि सबूतों के साथ बताएंगे इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, कौन इसको बनाए रखना चाहता है। हमारे साथी हैं, उन्होंने ये आरटीआई लगाई, 3 आरटीआई,
और ये आरटीआई उन्होंने लगाई, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, एक आरटीआई उन्होंने लगाई बीईएल को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और दूसरी आरटीआई तीसरी जो लगाई उन्होंने वो लगाई ईसीआईएल, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो हैदराबाद में है, बीएल बेंगलोर में है। तो उसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई, जो टाइमर वाली बात अभी हमारे साथी राजन पाल गौतम जी ने बताई है। साथ में यह भी पूछा गया कि जो वीवीपैट है, जो ईवीएम कंट्रोलिंग यूनिट है और जो बैलेट यूनिट है, इनकी पावर की जो इनकी कनेक्टिविटी है, इनकी केमिस्ट्री है, वो क्या है। इस तरह के बहुत सवाल पूछे गए, लेकिन मैं इन टेक्निकल सवालों को छोड़ते हुए बहुत सीधे एक सवाल पे आऊंगा, जिसके बाद मैं नहीं समझता कि किसी और चीज की जरूरत आपको रहेगी। ये 18 सवाल पूछे गए। 18 सवाल में जो 6 सवाल हैं, उन 6 सवालों के विषय में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दिस इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू मेसर्स बीईएल एंड मेसर्स ईसीआईएल which are separate public authorities, and under the RTI Act you may seek information from them directly। 6 के विषय में कह दिया कि ये उनसे संबंधित हैं, बीईएल से और सीआईएल से, आप सीधे उनसे पूछ लो। उसके बाद में जो 7वां सवाल है, उसके विषय में कहा कि ये लेटर है इलेक्शन कमीशन का, इससे आपको पता लग जाएगी। 8वें सवाल के विषय में कहा कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। 9वें सवाल के विषय में कहा कि इलेक्शन कमीशन ही इनका मालिक है, जो वोटिंग मशीन है, ईवी मशीन है, इनका मालिक इलेक्शन कमीशन ही है। एक सवाल के विषय में कहा कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी नहीं है, और एक सवाल के विषय में कहा कि इलेक्शन के बाद में कोई ऑडिट वगैरह होता है, उसने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसी तरह से सारे सवाल पूछे गए, और आखिर में एक सवाल पूछा गया, सवाल नंबर 18, जिसको जानना बहुत जरूरी है। और उसमें पूछा गया कि ये जो ईवीएम है, मैं जो एक्चुअल सवाल है वो इंग्लिश में आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर हिंदी में बताऊंगा। सवाल नंबर 18, वेदर ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड वीवीपैट, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, is certified and verified by any authentic recognized institution of Government of India, as well as by any international institution, agency or organization. If so, kindly provide me details। क्या पूछ रहे हैं कि जो ईवीएम मशीन है, जो वीवीपैट मशीन है, क्या इनको किसी ने सर्टिफाइड किया है? भारत सरकार के किसी उपक्रम ने किया है? भारत सरकार ने किया है? कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन उसने किया है? यह सवाल है। जवाब क्या है? इलेक्शन कमीशन कहता है दिस इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू मेसर्स बीईएल एंड मेसर्स ईसीआईएल which are separate public authorities under the RTI Act। You may seek information from them directly। मतलब ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। अभी मैंने जो सवाल आपको बताया वो सवाल क्या है, जिसका जवाब था कि इसका मालिक कौन है, इन मशीनों का मालिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा, सवाल नंबर 9 पे, वोटिंग मशीन्स आर ओन्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मालिक कौन है? इलेक्शन कमीशन। और जब ये पूछा गया तो कह रहा मुझे पता नहीं है, उनसे पूछ लो, ईसीआई से, बीईएल से। ओके, तो हमारे साथी ने फिर आरटीआई लगाई बीईएल बेंगलोर को। उस आरटीआई का जो जवाब आया आप उसे सुन लीजिए। ये इलेक्शन कमीशन को दी गई आरटीआई थी, और ये इलेक्शन कमीशन के जवाब सारे, और ये इलेक्शन कमीशन का वो जवाब जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, ये जवाब है उसका। अब मैं बीईएल जो है उसको जो आरटीआई लगाई गई थी, ये आरटीआई उसको लगाई गई थी, ये आरटीआई उसको लगाई गई थी।
इसमें जो जवाब दिया मैं सीधा उसी को पढ़ता हूं। जो 18वां सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल पूछे गए हमसे, कोई अलग नहीं है। 18वें सवाल का ये देखें, लास्ट में जो है 18वें सवाल का जवाब देते हैं। वही सवाल है जो बिल्कुल पूछा, शब्द बाय शब्द वो है। जवाब बताता हूं केवल। ईवीएम्स एंड वीवीपैट आर मैन्युफैक्चर्ड एज पर अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी, जो अभी बताई, एंड इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्शन एजेंसी आइडेंटिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। केवल वो तो बनाती है, और इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी, वो जैसा कहती है वो बनाती है, और वही उसका इंस्पेक्शन करती है। तो फिर इलेक्शन कमीशन को यह जवाब देना गया, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज डन। इंस्पेक्शन किया गया है, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। यानी जो ईवीएम, जो वीवीपैट, जो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, आप जिनसे चुनाव करा रहे हैं, आम जनता जिससे वोट डाली है, इस देश का वोटर जिससे डाला है, वो किसी भी संस्था द्वारा, किसी भी नेशनल इंटरनेशनल संस्था द्वारा सर्टिफाइड नहीं है। आप बाजार से जाते हो, मैं बहुत छोटी सी बात आपको बता, नमक लेने जाते हो, नमक पे लिखा होता ना किसके द्वारा, लिखा होता FSSCI, लिखा AI, होता नहीं होता, FSSAI, होता नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सरकार ने एक संस्था बना रखी है जो सर्टिफाइड करती है, हाँ भाई खाने लायक है, जहर नहीं है, ठीक है, जहर के लिए भी है। और इसी तरह से और कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी चीज हो, तो उस पर बाकायदा मोहर लगी होती है ना, ISI, पहले ISI था, अब ISO हो गया होगा, ये भी होता है। मतलब कोई भी चीज बनेगी, वो चीज उसके कोई स्टैंडर्ड, कोई मानक नियुक्त किया जाएंगे, निश्चित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का BIS है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उनका BIS है। कहीं से है, आपने तीनों को मैंने पढ़ के सुना दिया आपको। जो इलेक्शन कमीशन का है उसने कह दिया उन दोनों से ले लो भैया, और दोनों ने कहा कि भैया वो तो जो कमेटी कहती है हम तो वही बना देते हैं, और तीसरे ने कहा कि भैया उससे जो है वो इंस्पेक्शन करके गई, सर्टिफिकेट नहीं है। मतलब जिस प्रणाली से आप चुनाव कर रहे हैं इस देश के मतदाता के साथ में, इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के लोग ये गए थे इसको पेटेंट कराने, जहां गए थे इंटरनेशनल एक संस्था है, उसने कागज फेंक के मारे इनके। किस बात का पेटेंट करा रहे हो? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये मशीन बनाई उसी ने इस पे कहा कि इस पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। और कोई भी चीज बना रहा है, चाहे आप ये मोबाइल है, चाहे आपका ये कैमरा है, ये कुछ भी है, कोई तो व्यक्ति बना रहा है ना। जो बनाने वाला है उसके विषय में पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर उसके विषय में कोई भी ऑथेंटिसिटी दे सकता है, ऑथेंटिक बात कह सकता है, कोई सर्टिफाइड कर सकता है, तो वो व्यक्ति होगा ना कि ये कैसे करती है, क्या काम करती है। किसी व्यक्ति के विषय में आपको पता नहीं, कौन सॉफ्टवेयर बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। यह है इलेक्शन कमीशन की बेईमानी। मैं इसे सीधे शब्दों में बेईमानी बोलता हूं। और यह है इलेक्शन कमीशन का इस देश के लोगों को, मतदाताओं को धोखा। 100 करोड़ मतदाताओं को, 140 करोड़ नागरिकों की पीठ में छुरा भोंकना, यह है उसका काम। और अब और मजेदार बात, मैंने आपको बताया था कि इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है। आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन केवल नाम का है, सारा खेल तो सरकार कर रही है। कैसे कर रही है? ये जो मैंने आपको ECIL की जो RTI दिखाई, इसमें शुरू में ऊपर देखो, बिल्कुल ऊपर, यहां पे बिल्कुल ऊपर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का उद्यम। यानी ये भारत सरकार की कंपनी है। ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में इंडिपेंडेंट नहीं है। जिस देश में आज की तारीख में पिछले 10 साल से एक व्यक्ति ने पूरी सरकार को, हर डिपार्टमेंट को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, यह उसका काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब साफ है कि केवल कहने के लिए इलेक्शन कमीशन है, सारा काम सरकार कर रही है। बैलेट पेपर छापने के लिए मात्र आपको 8 से 10 दिन चाहिए। जिस दिन नॉमिनेशन वापसी की डेट होती है और लिस्ट फाइनल होकर आती है कि ये कैंडिडेट है, उसके बाद में बैलेट पेपर छपता है।
लेकिन ये मशीनों को बनाने के लिए, यहां से वहां तक भेजने के लिए सालों पहले काम होता है। सालों पहले वो कौन काम कर रहा है? वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में सारा काम हो रहा है, यानी भारत सरकार काम कर रही है। वो भारत सरकार जिसे आप सब अच्छी तरह से उसके चरित्र को आज की तारीख में जानते हैं। और केवल यही नहीं, ये ECIL ही भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। जो BEL ये काम करती है, किसके अंडर में काम करती है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में ये काम करती है ECIL। और अब दूसरी जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। यानी डिपार्टमेंट किसका है? सरकार का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और दूसरा डिपार्टमेंट किसका है? वो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, राजनाथ सिंह जिसके मंत्री हैं। यानी सरकार के अंडर में EVM, सरकार के अंडर में VVPAT, सरकार के अंडर में सब कुछ। और नाम कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन, जिस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आर्टिकल 324 के तहत कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और इलेक्शन कमीशन, कहीं भेदभाव नजर आता है आपको इसमें? कहीं दोनों अलग अलग नजर आते हैं क्या? दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं। इसलिए सरकार और इलेक्शन कमीशन किसी सूरत में नहीं चाहते कि यह चुनाव बैलेट पेपर से हो, EVM से ना हो। इसीलिए इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है, और इसीलिए सरकार सीना ठोक के कह रही है कि इस बार 400 के पार। मोदी जी ने तो कहा कि इस बार सारी सीटें जीत के लाएंगे, 543 की 43। यह है असली कहानी, यह है पूरा का पूरा षड्यंत्र। तो सब कुछ जो हो रहा है, ये सब इसमें शामिल हैं। कहने के लिए रह गया है इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट काम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ मिलकर काम करता, सरकार के लिए काम करता है। इसलिए इसको बरकरार रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। और सरकार के इशारे पर ही जब हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि कैसे गड़बड़ी होती है, उसके बाद गली गली घूम रहा वो EVM लेके, मशीनें लेके। यह है उसका सारा खेला जो है। और अब एक और आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज, बेईमानी के कई तरीके हम आपको धीरे धीरे हर पहलू दिखाएंगे, पूरा बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन और सरकार किस तरह से इस खेल में शामिल है, क्या इनका घिनौना चरित्र है। एक और चीज बताता हूं आपको, इसके बाद, इन दोनों चीजों के बाद, आप लोगों ने वोट डाली होगी, आप वोट डालने जाते हैं, 3 चीजें होती है, कंट्रोलिंग यूनिट, बैलेट यूनिट और VVPAT। इन तीनों के बिल्कुल अपने अलग नंबर हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है तीनों का, हर मशीन का बिल्कुल अलग होता है। और लास्ट में जब चुनाव, जहां पोलिंग खत्म हो जाता है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है, उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि ये इंफॉर्मेशन जो भी एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट पार्टियों के, उनको दे। क्या इंफॉर्मेशन? वो क्या देता है आपको? वो देता है आपको, इतने इस बूथ पे वोट थी, इतनी वोटें पड़ी, इतनी महिलाएं थी, इतने पुरुष, इनकी वोटें पड़ गई, और ये पर्चा बना के आपको दे देता है। इससे क्या होता है? इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, वो क्या है? उसे नहीं देता। वो इंफॉर्मेशन कहां होती है? वो इंफॉर्मेशन हर मशीन के पीछे बाकायदा सील लगी हुई होती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है? वो चार्ट होती है, एक छोटी सी पट्टी होती है ग्रीन कलर की, और वो एक जो उसका गुलाबी कलर का एक पेपर होता है, उसमें वो सील चिपकी होती है मशीनों के पीछे। उसमें इंफॉर्मेशन होती है स्टेट या यूनियन टेरिटरी, यानी किस राज्य में या किस संघ शासित क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उसका नाम होता है। उसके बाद नाम होता है क्या इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है या विधानसभा का इलेक्शन है। उसके बाद तीसरे नंबर पर होता है किस जिले में है, ये जिले का नाम होता है। उसके बाद चौथे नंबर पर जो होता है, ये सारे कॉलम होते हैं बाकायदा भरे हुए। चौथे नंबर पर जो होता है उसमें लिखा होता है CU यानी कंट्रोलिंग यूनिट ऑब्लिक BU यानी बैलेट यूनिट ऑब्लिक VVPAT नंबर, यानी इनके जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं वो सारे उसमें लिखे जाते हैं, क्योंकि हर मशीन का अलग है। ऐसा नहीं है कि सारी मशीनों का एक नंबर है, हर मशीन का बिल्कुल अलग है। तभी तो पहचान होगी ना कि उस बूथ की मशीन ये है, ये लिखी जाती है। इसके बाद जिले का रनिंग नंबर होता है, और इसके बाद
उसमें होता है नंबर, जो बूथ जो होता है उसका बूथ नंबर होता है, और ये नंबर जो प्रिजाइडिंग वो जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर वो अपनी कलम से डालता है, उसके सिग्नेचर होते हैं, जो इंजीनियर उसको ऑपरेट करता है उसके सिग्नेचर होते हैं। ये इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी जाती है, किसी को भी, और इसके बाद मशीनें बंद करके ले जाती हैं। आप कैसे वेरीफाई करोगे? जिस समय काउंटिंग होती है, जिस समय काउंटिंग होती है उस समय लाते मशीन, देख लो साहब, ये मशीन है साहब, देख लो सील लगी है साहब, हाँ सील लगी है, हाँ जी हाँ सील लगी है, अच्छा शुरू करें, हाँ जी करो, बटन दबाया, देखो ये आना शुरू हो गया। क्या उससे पहले ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई कि किस राज्य की है, किस उसकी है, लोकसभा का है या विधानसभा का चुनाव है, और किस जिले की है, क्या इसका बूथ नंबर है, क्या इसका जिले का रनिंग नंबर है, और क्या इन मशीनों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। होना यह चाहिए कि वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के पास में रहे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पास रखे, और दूसरा जो एजेंट है उनको दे, और जिस समय काउंटिंग हो वही कागज निकाल के इलेक्शन कमीशन भी लेके आए और एजेंट से भी ले, भैया मिला लो, देखो यही चीज है ना, ये मशीन का नंबर देखो, ये सारे कागज देखो। कहीं नहीं होता, यह है बेईमानी, लोगों को पता नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पे ध्यान नहीं देती हैं, जिसकी वजह से ये चोरी चल रही है। इसका मतलब साहब है, हम जो बार बार कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होगा 2024 का चुनाव, वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो बेईमानी, जो धांधली अब से 70-72 साल से चलती आ रही है इस देश के मतदाता के साथ, अब वो बेईमानी किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। ये है सारी चीजें, क्योंकि ये सब कहने के लिए इलेक्शन कमीशन, सारा काम तो सरकार कर रही है, और सरकार कभी चाहेगी कि वो ना जीते। जो मोदी जी दिखा रहे हैं, एक नया काल चक्र शुरू हो गया है, एक नया एरा शुरू हो गया है, अमृत काल। वो जो अमृत काल है ना मोदी जी, एक बार मैदान में बैलेट पेपर से आ जाओ, वो सारा अमृत काल जो है ना सब यहीं धरा रह जाएगा। यह है कहानी, ये बेईमानी है, ये है खुलासा जो हमने आपको कहा। अब सारे के सारे इसमें एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं, जब से हमने ये ईवीएम का खुलासा करना शुरू किया है और पूरे देश में जनता जागरूक हो रही है, इस मुद्दे पे सड़क पे आ रही है, इसका एक परिणाम और हुआ है कि जब 26 जनवरी से कुछ दिन पहले धारा 144 लगती थी दिल्ली के अंदर, चूंकि दिल्ली में 31 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव की कॉल पहले से दी हुई है, तो बीट परेड होती है 29 जनवरी को, तो हमेशा धारा 144 29 जनवरी तक रहती थी। इस बार धारा 144 15 फरवरी तक लगाई गई है, ताकि देश के लोग ईवीएम के खिलाफ आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव ना करें। लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जिस तरह की गुंडागर्दी केंद्र सरकार कर रही है और होम मिनिस्टर के इशारे पे जिस तरह पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 लगाई है, इससे हमारा ये दावा और मजबूत हो जाता है कि ये ईवीएम के खिलाफ ये नहीं चाहते कि आंदोलन खड़ा हो और लोग आकर सड़कों पर उतरें और लोग आके इलेक्शन कमीशन का घेराव करें, लेकिन देश के लोग हर कीमत पर अपनी वोट को बचाने के लिए रोड पे उतरेंगे। एक चीज मैं और बता दे रहा हूं इसी में इनकी बात को आगे, कि वो जो धारा 144 थी पहले 31 जनवरी तक लगाई गई थी, उसके विषय में हम क्यों कह रहे हैं? हम 22 तारीख को जंतर मंतर पर प्रोग्राम करना चाहते थे। जब हम एप्लीकेशन लेके गए तो उन्होंने कहा कि 15 तारीख से लेके 31 जनवरी तक धारा 144 लगी, हमें परमिशन नहीं दी गई, हमें मना कर दिया। हम कोई बात नहीं, 31 के बाद कर लेंगे। 31 के बाद ये सारी चीजें जो आपके माध्यम से पूरे देश भर में पहुंच रहे हैं, सब देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन सब वॉच कर रहे हैं, सब तक जारी है। उसके बाद उसको 15 तक बढ़ा दिया। असर ये है, पहला वो लेके घूम रहा है गली गली, और अब असर ये है। और अब एक चीज जिसके लिए मैं आपको जितना धन्यवाद दूं उतना कम, और आपके साथ साथ देश की जनता, वो भोली साधारण जनता जिसका हक लगातार मारा जा रहा है, वो मतदाता जिनका हक लगातार छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है जिनका वोट, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी पूरी टीम दिल के साथ उन्हें धन्यवाद देना चाहती है। हमने अभी अभी जो इंफॉर्मेशन मंगाई है, जो 4 दिन का, पिछले 4 दिन का जो डाटा है हमारे पास में, जो मिस कॉल आ रही हैं, उस डाटा को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो 4 दिन अभी हुए नहीं है, वो 4 दिन भी 7 बजे होंगे, पूरे 4 दिन जिसको बोलेंगे, और रात में जो बंद रहता हो, बाकी जो लगातार कॉल आ रही है वो डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। वैसे तो वो डाटा जो कॉल लगातार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, यहाँ जो हमारे देश में जो बेचारे मतलब साधारण लोग हैं, उन्हें पता नहीं कि
कॉल कर रहे हैं तो कॉल कट गई तो उसी समय काट हो जाना चाहिए कि भाई अब हमारी कॉल चली गई, लेकिन वो लगातार कॉल कर रहे हैं। और लगातार कॉल करने का ये है कि जितना एक्चुअल में नंबर आए हैं, कॉल उससे कम से कम 8 गुना ज्यादा है। ये स्थिति है। और जो कॉल अब तक आई हैं इन 4 दिनों में, इसके पीछे का जो 5 दिन का डाटा है वो अलग है, लेकिन इन 4 दिनों